वेलकम। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखेंगे इन एमसीक्यू फॉर्मेट। सो लेट्स आउटलाइन दिस। क्वेश्चन नंबर 1, ईजिएस्ट वे टू ग्रुप सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर डैश प्रॉपर्टीज। ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी केमिकल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल। द राइट ऑप्शन इज फिजिकल। सबसे बेसिक तरीका होता है सब्सटेंसेस को ग्रुप करने का उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर मेटल्स? ए लस्टर, बी हार्ड, सी मैलिएबिलिटी, डी डक्टिलिटी। द राइट आंसर इज ऑल विच आर मेंशन्ड। एक मेटल लस्ट्रस भी होता है, यानी कि अगर आप उसके सरफेस को पॉलिश करेंगे, घिसेंगे कपड़े से तो वो शाइन करेगा। एक मेटल हार्ड भी होता है। एक मेटल को अगर आप बीट करेंगे हैमर से तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। एक मेटल अगर आप उसको खींचेंगे तो वो वायर की तरह खींचेगा और अपनी लेंथ के अलोंग खिंचता जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल्स? ए आयरन, बी कॉपर, सी जिंक, डी ऑक्सीजन। The right answer is iron is a metal, copper is a metal and zinc is a metal while oxygen is not a metal. Question 4, which is the most ductile metal? डक्टिलिटी अभी हमने देखा कि किसी भी मेटल से वायर बनाने की जो एबिलिटी है, उसको खींचकर वायर बनाने की एबिलिटी, उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है? ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी सोडियम, डी एल्यूमिनियम। The right answer is gold. Gold is the most ductile metal. Question 5, properties which help us to mold metals into any shape as per our needs are, यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हम मेटल्स को अपने ज़रूरत के अनुसार अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, वो हैं ए मैलिएबिलिटी, बी डक्टिलिटी, सी लस्टर, डी हार्डनेस। द राइट आंसर इज मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल को हैमर करके थिन शीट्स में चेंज करने की, एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल के पीस को पुल कर थिन वायर में चेंज करने की। क्वेश्चन 6, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ डैश। ए हीट, बी लाइट, सी वाटर, डी इलेक्ट्रिसिटी। द राइट आंसर इज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स अपने आप में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ईजिली पास ऑन होने देते हैं। क्वेश्चन 7, वायर्स दैट कैरी करंट इन होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ ए मेटल्स, बी नॉन मेटल्स, सी इंसुलेटर्स, डी सेमीकंडक्टर्स। द राइट आंसर इज इंसुलेटर्स। हमारे घरों में जो वायर आते हैं जो कि करंट लाते हैं हमारे घरों तक, उनके ऊपर आपने देखा होगा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसके कारण हमें करंट नहीं लगता है वायर को छूने पर। ये जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है ये इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई होती है। जनरली जो इंसुलेटर यूज़ होता है वो होता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक तरह का प्लास्टिक है, या फिर रबर की भी लेयर वायर्स के ऊपर लगा सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन 8, व्हाट इज सोनोरसिटी? ए रिंगिंग साउंड व्हेन मेटल्स स्ट्राइक हार्ड सरफेस, बी बैंगिंग साउंड व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस, सी पासिंग ऑफ करंट थ्रू मेटल्स, डी रेजिस्टेंस टू करंट बाय इंसुलेटर्स। द राइट आंसर इज ringing sound when metals strike on a hard surface. That property is called sonorosity and the ringing sound that is produced is known as sonorous. Question 9, which non-metal is liquid? A sulfur, B carbon, C iodine, D bromine. The right answer is bromine. Bromine is an exception. It is a non-metal which is liquid. Question 10, which metal is liquid at room temperature? A gallium, B cesium, C mercury, D tin. The right answer is mercury. Mercury is the metal which is in liquid state at room temperature. Question 11, which two metals will melt at human body temperature? A gallium, B tin, C cesium, D uranium. द राइट आंसर इज गैलियम एंड सीजियम। अगर आप अपने हथेली में
गैलियम और सीजियम लेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मेटल्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन 12, विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस? ए सोडियम, बी आयोडीन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। द आंसर इज आयोडीन। आयोडीन इज द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। क्वेश्चन 13, what is an allotrope? A, same element exists in different forms. B, same element with different electrons. C, same element with different neutrons. D, different elements with same mass. The right answer is option A, same element exists in different forms. जैसे कि कार्बन का अगर हम एग्जांपल लें तो कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में यानी कि शीट के फॉर्म में भी मिलता है, एंड कार्बन एक 3D स्ट्रक्चर डायमंड उसके फॉर्म में भी मिलता है। तो जब एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉप। सो कार्बन के एलोट्रॉप हुए ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द मेटल्स कैन बी कट थ्रू नाइफ? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी आयोडीन। द राइट आंसर इज सोडियम, lithium and potassium. These all metals can be cut through a knife because sodium, lithium and potassium soft nature के होते हैं और ये तीनों metals हैं। Question 15, what is nature of oxides when non-metals dissolved in water? A acidic, B basic, C neutral, D can't be determined. The right answer is acidic. Question 16, what is nature of oxides when metals dissolved in water? A acidic, B basic, C neutral, D can't be determined. The right answer is basic. So जब भी किसी मेटल को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा और उसके ऑक्साइड बनेंगे मेटल ऑक्साइड, उनका नेचर बेसिक होगा। वहीं पर अगर किसी नॉन मेटल को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो जो ऑक्साइड बनेंगे नॉन मेटल के, उनका नेचर एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज करेक्ट रिएक्शन? ए बी सी या डी? द राइट आंसर इज मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस इन प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड। क्वेश्चन 18, मेटल ऑक्साइड्स जनरली रिएक्ट्स विद ए एसिड्स, बी बेसिस, सी डोंट रिएक्ट, डी वाटर। द राइट आंसर इज एसिड्स, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है और इसीलिए ये रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ और रिजल्ट में हमें मेटल सॉल्ट्स देते हैं। क्वेश्चन 19, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज व्हिच? ऑप्शन ए मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड ओनली, बी मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बेसिस ओनली, सी मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड बेसिस बोथ, डी मेटल ऑक्साइड्स दैट डोंट रिएक्ट। The right answer is amphoteric oxides are those which reacts with both acids and bases. एग्जाम्पल के लिए Al2O3 रिएक्ट कर रहा है 6HCl के साथ एंड रिजल्ट में हमें मिलेगा 2AlCl3 + 3H2O। साथ ही Al2O3 NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है एंड रिजल्ट में हमें मिलेगा 2NaAlO2 + H2O। सो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। Question 20, metal oxides are generally dashed in water. A soluble, B insoluble, C quickly soluble, D combustible. The right answer is insoluble. Metal oxides water में insoluble होते हैं। Question number 21, which of the metals catches fire in open air? A sodium, B potassium, C mercury, D cesium. The right answer is sodium and potassium. यहाँ पर आप रिएक्शन भी देख सकते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। 2K + 2H2O हमें रिजल्ट में देगा 2KOH + H2 + हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी कंबस्टिबल रिएक्शन के कारण है। साथ ही 2Na + 2H2O हमें देगा 2NaOH + हाइड्रोजन गैस + हीट एनर्जी। सो सोडियम एंड पोटेशियम ओपन एयर में रखने पर रिएक्ट कर जाते हैं कंबस्टिबल नेचर के होने के कारण। Question 22, which metals do not react with oxygen even at high temperatures? A gold, B silver, C copper, D iron. The right answer is gold and silver. Gold and silver हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, what is anodizing?
A. Formation of oxide layer on aluminium surface. B. Formation of carbon layer on burning metals. Option C. Formation of anions in a reaction. Option D. Formation of anode at a terminal during electrolysis. The right answer is formation of oxide layer on aluminium surface. आपकी बुक में रिएक्शन दिया गया है 4Al + 3O2, रिजल्ट में हमें देगा 2Al2O3। ये जो 2Al2O3 बना है ये फर्दर एल्यूमिनियम का कोरोजन होने से बचाता है, इसलिए एनोडाइजिंग एक अच्छी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 24, मेटल्स ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूसेस A. मेटल ऑक्साइड्स, B. एसिड्स, C. हाइड्रोजन गैस, D. ऑक्सीजन गैस। द राइट आंसर इज मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। नीचे आपको रिएक्शन दिख रही है, मेटल का रिएक्शन जब भी वाटर से होगा तो रिजल्ट में हमें मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल? A. lead, B. copper, C. silver, D. gold। द राइट आंसर इज ऑल विच आर मैंशनड। lead, copper, silver एंड gold ये सभी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? A. magnesium only reacts with hot water. B. sodium potassium reacts vigorously with cold water. C. iron aluminium zinc only reacts with steam. D. gold silver do not reacts with water at all. The right answer is all which are mentioned are true. मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम एंड पोटेशियम हमेशा कोल्ड वाटर के साथ वाइगोरसली रिएक्ट करते हैं, आयरन एल्यूमिनियम जिंक हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ। वहीं पर गोल्ड एंड सिल्वर कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस? A. मैग्नीशियम, B. आयरन, C. मैंगनीज, D. एल्यूमिनियम। द राइट आंसर इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स अस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 28, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लगाइए। सो सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं केमिकल एक्टिविटी का। यहाँ पर जो सबसे ऊपर एलिमेंट हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो नीचे हैं वो सबसे कम रिएक्टिव हैं। सो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी घटती जाती है। इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम, देन उसके बाद जिंक, देन उसके बाद आयरन आता है। सो द राइट आंसर विल बी मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 29, व्हाट इज एक्वा रेजिया? ऑप्शन ए 3:1 मिक्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस concentrated hydrochloric acid. Option B 3:1 mix of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. Option C reagent to dissolve gold and platinum. D a royal water of deuterium. The right answer is aqua regia is 3:1 mix of concentrated hydrochloric acid and nitric acid. And also aqua regia act as a reagent to dissolve gold and platinum. Question 30, करेक्टली चूज मेटल्स एट प्लेस ऑफ ए एंड बी इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन दी गई है यहाँ पर ए और बी की जगह दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक चुनकर फिल करिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एट प्लेस ऑफ ए देयर विल बी आयरन एंड एट प्लेस ऑफ बी देयर विल बी कॉपर। सो आयरन विल रिप्लेस कॉपर इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, outer shell of phosphorus has how many electrons? 1, 4, 5 और 6। हम जानते हैं कि जो शेल्स होते हैं किसी एटम के अंदर उनमें सबसे इनर शेल में 2, देन 8 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। सो इस बेसिस पर 2 देन 8 फिल होंगे, सो 10 हो जाएगा एंड देन आउटर शेल में बचे हुए शेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे बाहर वाले शेल में फॉस्फोरस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 32, compounds formed by give and take of electrons between a metal and non-metals are called A. ionic compounds, B. non-ionic compounds, C. covalent compounds, D. noble compounds. The right answer is ionic compounds. Question 33, which of the following properties about ionic compounds are true? A. they are hard and brittle generally. B. high melting and boiling points. C. soluble in kerosene and insoluble in water. D. they conduct electricity in molten state. The right answer is
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन में। क्वेश्चन 34, व्हाट आर मिनरल्स? ऑप्शन ए एलिमेंट्स फाउंड नेचुरली इन एयर, ऑप्शन बी एलिमेंट्स फाउंड नेचुरली इन सी, ऑप्शन सी एलिमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स, ऑप्शन डी एलिमेंट्स फाउंड नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वो सभी एलिमेंट्स जो कि नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में यानी ऊपरी लेयर ऑफ अर्थ में पाए जाते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। क्वेश्चन 35, व्हाट आर ओर्स? ए पर्टिकुलर मेटल विद इम्प्यूरिटी ऑफ अदर एलिमेंट्स, ऑप्शन बी कंसनट्रेटेड मेटल विद नो इम्प्यूरिटी, ऑप्शन सी मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन डी नॉन मेटल्स फाउंड नेचुरली इन प्योर फॉर्म। द राइट आंसर इज पर्टिकुलर मेटल विद इम्प्यूरिटी ऑफ अदर एलिमेंट्स found naturally is known as ores. Question 36, dash is extracted from its dash. A core crust, B crust core, C metal ore, D ore metal. So the right answer is metal ore. So यहाँ पर हो जाएगा metal is extracted from its ore. Question number 37, which of the following are true? Option A, it's feasible to extract calcium from ore by electrolysis. Option B, it's feasible to extract zinc by reducing with carbon. Option C, it's feasible to extract magnesium by reduction. Option D, gold and silver found naturally in free state. इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको अपनी बुक में फिगर 3.9 को देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस बहुत फीजिबल हैं, इजी हैं किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस को। वहीं पर जो मीडियम लेवल पर रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है रिडक्शन यूजिंग कार्बन। वहीं पर जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है किसी केमिकल रिएक्शन की जनरली, क्योंकि ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इट्स फीजिबल टू एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन बी, इट्स फीजिबल टू एक्सट्रैक्ट जिंक बाय रिड्यूसिंग विद कार्बन, ये भी सही है क्योंकि जिंक को कार्बन से रिडक्शन कराकर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी, इट्स फीजिबल टू एक्सट्रैक्ट मैग्नीशियम बाय रिडक्शन, सो मैग्नीशियम को ज़्यादा सही होगा इलेक्ट्रोलिसिस कराना बुक के अकॉर्डिंग, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन डी, गोल्ड एंड सिल्वर फाउंड नेचुरली इन फ्री स्टेट, जो कि सही है। सो यहाँ पर सही है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन 38, व्हाट इज गैंग्वी? ऑप्शन ए, impurities associated with metals in their ores. Option B, pure form of metals in their ores. C, pure form of non-metals in their ores. D, non-metals found naturally in free state. The right answer is option A, impurities associated with metals in their ores are known as gangue. Question 39, metals low in reactivity can be enriched easily by option A, heating them, option B, passing current, option C, pouring in acid, option D, reacting them to strong base. The right answer is, ऐसे मेटल जो कि लो रिएक्टिव हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके ओर से ज़्यादा बेहतर है कि उनको हम हीट कर दें। जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल भी दिया गया है, 2Cu2S कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन कराएंगे हम 3O2 के साथ, हमने हीट कराया तो हमें मिल जाएगा 2Cu2O प्लस 2SO2। देन 2Cu2O को फिर से हम रिएक्ट करवाएंगे Cu2S के साथ और हीट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 6Cu प्लस SO2, यानी कॉपर यहाँ पर एनरिच हो चुका है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है अपने ओर से। इसी तरह मरकरी के केस में भी रिएक्शन दिया गया है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज रोस्टिंग? ऑप्शन ए, हीटिंग स्ट्रांगली सल्फाइड ओर्स इन एक्सेस एयर, ऑप्शन बी, हीटिंग स्ट्रांगली कार्बोनेट ओर्स इन एक्सेस एयर, ऑप्शन सी, हीटिंग कंपाउंड्स एट मीडियम फ्लेम, ऑप्शन डी, हीटिंग स्ट्रांगली कार्बोनेट ओर्स इन लिमिटेड एयर। सो द राइट आंसर इज हीटिंग स्ट्रांगली सल्फाइड ओर्स इन एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। वहीं पर हीटिंग स्ट्रांगली कार्बोनेट ओर्स इन लिमिटेड एयर, इसे कहा जाता है कैल्सिनेशन। सो रोस्टिंग यानी कि 2ZnS प्लस 3O2 हमने हीट कराया स्ट्रांगली इन एक्सेस एयर तो हमें मिल जाएगा ZnO प्लस SO2। वहीं पर कैल्सिनेशन प्रोसेस में ZnCO3 को हम हीट कराएंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में तो हमें मिलेगा ZnO प्लस CO2। सो
हीटिंग स्ट्रांगली सल्फाइड ओर्स इन एक्सेस एयर इज नोन एज रोस्टिंग। वहीं पर हीटिंग स्ट्रांगली कार्बोनेट ओर्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। Question 41. Which reaction is used to join railway tracks or cracked machine parts? Option A, coke process. Option B, chlor-alkali reaction. Option C, iron oxide with aluminium. Option D, thermit reaction. The right answer is option C, आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। इनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही वाइगरस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और इसलिए इसको टूटी हुई ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनको वेल्ड करने के लिए, या कहीं अगर मशीन के पार्ट्स टूटे हैं उनको वेल्ड करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। इस रिएक्शन को स्पेशली एक नाम दिया गया है जो कि है थर्मिट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी बुक में दी गई है। Fe2O3 + 2Al हमें देगा रिजल्ट में 2Fe + Al2O3 एंड बहुत सारी हीट। Question 42. Identify the correctly mentioned terminals during electrolytic refining of metals. Option A, impure metal strip as anode. Option B, pure metal strip as cathode. Option C, impure metal strip as cathode. Option D, pure metal strip as anode. So the right answer is इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने के दौरान हम दो टर्मिनल्स बनाते हैं। जो अनोड होता है नेगेटिव वो होता है इम्प्योर मेटल स्ट्रिप, और जो कैथोड होता है वो हम बनाते हैं प्योर मेटल स्ट्रिप को। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में एक कंटेनर में दो टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। एक इम्प्योर मेटल स्ट्रिप होती है जो कि एनोड का काम करती है, एक प्योर मेटल स्ट्रिप होती है जो कि कैथोड का काम करती है। दोनों के बीच में करंट पास कराया जाता है और इसमें जो मीडियम यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जो कि सेम मेटल का होता है जैसे हमें एक्सट्रैक्ट करवाना है। जैसे ही करंट पास होता है तो इस इम्प्योर मेटल स्ट्रिप में से मेटल के जो एटम हैं वो निकल कर आने लगते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और चूँकि ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी इसी एलिमेंट का था तो जितना इम्प्योर स्ट्रिप से एटम निकलकर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आया है उतनी ही मात्रा में एटम निकलकर प्योर वाली स्ट्रिप में जमा होने लगेगा। जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। एट द एंड हमें ये मिलेगा कि इम्प्योर इलेक्ट्रोड में से सारा जो हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना था वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चला जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाने के बाद वो प्योर स्ट्रिप पर आकर इकट्ठा हो जाएगा एंड एट द एंड हमें एक फुली प्योर स्ट्रिप मिल जाएगी ऑफ दैट मेटल। तो ये होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। Question 43. Rusting of iron can be prevented by option A, painting, option B, oiling and greasing, option C, galvanizing, option D, anodizing. So the right answer is painting, oiling and greasing, galvanizing and anodizing. So all these processes will prevent rusting of iron. Question number 44. What is galvanization? Option A, method to save steel and iron from rusting. Option B, coating iron surface by zinc. Option C, coating iron surface with gold. Option D, painting iron surface with oil. So the right answer is galvanization एक प्रोसेस होती है जिसमें आयरन से बनी चीज़ का जो सरफेस है वो हम एक लेस रिएक्टिव मेटल से कवर करवा देते हैं। जनरली ये जो लेस रिएक्टिव मेटल जिसकी लेयरिंग की जाती है ये जिंक होता है, बट कोई और भी मेटल हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोटिंग आयरन सरफेस बाय जिंक। हालांकि करने को हम गोल्ड से भी कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड भी आयरन से कम रिएक्टिव है तो वो भी प्रिवेंट कर देगा रस्टिंग को। सो यहाँ पर आंसर दोनों हो सकते हैं। कोटिंग आयरन सरफेस विद जिंक ये भी गैल्वेनाइजेशन है, कोटिंग आयरन सरफेस विद गोल्ड ये भी गैल्वेनाइजेशन ही कहलाएगा। जनरली जिंक का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं फॉर गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉयज? ए, आयरन हैविंग 0.05% कार्बन मिक्स इन इट. ऑप्शन बी, कॉपर मिक्सड विद जिंक. सी, कॉपर मिक्सड विद टिन. डी, आयरन मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम. सो ऑल these are mentioned are examples of alloys. alloys यानी कि एक से ज़्यादा मेटल्स जब मिक्स होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को वो एनहेंस कर देते हैं एंड जो निकल कर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो एक मिक्सचर होता है दोनों मेटल्स का और इसे हम एलॉय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जैसे आयरन में अगर हम कार्बन मिला देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ एनहेंस हो जाती हैं। कॉपर विद जिंक मिलाकर एक हमें एलॉय देगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मली ब्रास। कॉपर को जब टिन के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है ब्रॉन्ज। वहीं पर आयरन को जब हम निकल और क्रोमियम के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील। सो ये सभी एलॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट डज 24 कैरेट गोल्ड मीन्स? यानी दुकान पर जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो वो कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड है, तो इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, प्योर गोल्ड ऑफ 24 कैरेट. ऑप्शन बी, प्योर गोल्ड ऑफ 2 कैरेट with 22 कैरेट ऑफ कॉपर और सिल्वर. ऑप्शन सी, प्योर गोल्ड ऑफ 22 कैरेट with 2 कैरेट ऑफ कॉपर और सिल्वर. ऑप्शन डी, 12 कैरेट ऑफ गोल्ड with 12 कैरेट ऑफ कॉपर और सिल्वर. So the right answer is 22 कैरेट ऑफ प्योर गोल्ड with 2 कैरेट ऑफ कॉपर और सिल्वर. बिकॉज प्योर गोल्ड जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए उससे ज्वेलरी बनाना उतना ईजी नहीं होगा, इसलिए ज्वेलर्स क्या करते हैं उसमें
2 कैरेट, यानी अगर 22 पार्ट गोल्ड के लिए हैं तो 2 पार्ट कॉपर या सिल्वर किसी के भी ले सकते हैं, ताकि एक स्ट्रेंथ आ जाए गोल्ड में, ताकि जो ज्वेलरी हैं वो टूट ना जाएं बहुत ही जल्दी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज अमलगम? ऑप्शन ए मेटल मिक्सड विद बबल गम, ऑप्शन बी एलॉय ऑफ आयरन विद जिंक एंड कॉपर, ऑप्शन सी एलॉय वेयर वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, ऑप्शन डी मोल्टन सॉल्ट ऑफ एनी मेटल। द राइट आंसर इज एलॉय वेयर वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। किसी भी दूसरे मेटल का जब मरकरी के साथ हम एलॉय बनाएंगे तो जो एलॉय फाइनली निकल कर आएगा उसे हम कहेंगे अमलगम। क्वेश्चन 48, आइडेंटिफाई करेक्ट एलॉयज विद देयर मेटल कॉम्बिनेशन। एक तरफ आपको मेटल कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको एलॉयज के नाम दिए गए हैं, आपको राइटली मैच करना है। सो द राइट आंसर इज Cu प्लस जिंक हमें देगा ब्रास, वहीं पर कॉपर एंड टिन हमें मिलाकर देगा ब्रॉन्ज, लेड एंड टिन हमें मिलाकर देगा सोल्डर, एंड आयरन, क्रोमियम एंड निकल हमें मिलाकर देंगे स्टील। क्वेश्चन नंबर 49, एलॉय इज अ डैश मिक्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ऑप्शन ए हेट्रोजेनस, ऑप्शन बी होमोजेनस, ऑप्शन सी सेडिमेंट्री, ऑप्शन डी आइसोट्रॉपिक। द राइट आंसर इज एलॉय इज अ homogeneous mix of 2 or more metals. So here we have just outlined chapter number 3 which is metals and non-metals. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।